हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर सीबी यादव और आज मैं चर्चा करूंगा आरएस मुख्य परीक्षा के तृतीय प्रश्न पत्र के खंड एक जो इंडियन पॉलिटी और आईआर वाला पार्ट है। उसमें एक नया सेगमेंट जोड़ा है। थोड़ा सा तो पिछले सिलेबस में भी था, लेकिन अभी तो पूरा ही उसको नया किया है। और वो सेगमेंट है डायनेमिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। हिंदी में कहे तो भारतीय राजनीति की गत्यात्मकता। ये एक पार्ट। इसमें मैं चार महत्वपूर्ण सवालों पे, जो आपकी शायद जिज्ञासा होगी, इसका सिलेबस है वो एक्चुअल में क्या डिमांड रखता है, तो एक हम इस पे बात करेंगे। मैंने थोड़ा थोड़ा लिख लिया था। दूसरा, आ, इस पार्ट को स्पेशली क्योंकि ये पार्ट बहुत कुछ करंट और कंटेम्प्रेरी बेसिस से अनप्रिडिक्टेबल है, तो इसको हम कैसे पढ़ते समय हमारी अप्रोच क्या हो। तीसरा, इस तरह का कंटेंट कहाँ हो सकता है, मतलब क्या कंटेंट पढ़े आप। और चौथा, कि किस तरह के प्रश्न इसमें हो सकते हैं। ये चार महत्वपूर्ण प्रश्नों के बाद मुझे लगता है कि इन पे चर्चा के बाद आपकी एक समझ बनेगी। जैसे आप सबको विदित है, मोस्टली जो मेरे से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा मैंने रिटर्न वर्क कर दिया है। और उसके पश्चात मैं पहले भी मेरे पिछले वीडियोज में बता रहा था कि मैं डायनेमिक्स ऑफ पॉलिटिक्स पे काम करूंगा। तो मैंने पिछले 2 दिन से काम किया है। लाइब्रेरी से कुछ, राजस्थान यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी से कुछ बुक्स इश्यूज करवाई, कुछ समझने की कोशिश की, पढ़ने। अब ये मैं कभी कभी आपसे बहुत इम्पेथी भी रखता हूँ कि हम तो ठीक है एक पार्ट पे काम करते हैं, आपको कितना बड़ा पार्ट काम करना पड़ता होगा। लेकिन निश्चित तौर पर ही मुझे पता नहीं कि आप लोग इसकी कैसे तैयारी कर रहे होंगे और आपके पास क्या सोर्सेज होंगे और क्या प्लानिंग होगी। लेकिन मैं 2 दिन के काम के बाद जो मेरी समझ बनी, हालांकि पूरी समझ नहीं बनी अभी, तो उस समझ के आधार पे मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि ये पूरे सिलेबस में आरएस मुख्य परीक्षा में सबसे चैलेंजिंग तो है, क्योंकि सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। कोई बुक्स, मुझे नहीं लगता कि एक बुक्स होगी। कोई नोट्स, किसी भी टीचर से किसी भी उससे पढ़ेंगे तब भी संभावनाएं बहुत होगी। तो मैं बाद में इस पे बताऊंगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, लेकिन तब भी एक बड़ा चैलेंज तो है। और एक चीज देखी गई है कि आरएस में जो नया पार्ट जोड़ते हैं, तो अगला साल का ज्यादातर पेपर उस नए पार्ट पे ही केंद्रित रहता है। तो निश्चित तौर पर इस पे क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, अच्छे वाले क्वेश्चंस रह सकते हैं। इसलिए अगर इसकी एक समझ मैं आपको 10-12 मिनट में बना दूं, जिससे आप थोड़ी सी इस टॉपिक को लेके सहज हो जाए, तो मुझे लगता है ये वीडियो सार्थक हो जाएंगे आपके 10-12 मिनट। चलिए, तो मैं इसकी सबसे पहले सिलेबस पे बात करता हूँ। सिलेबस में मैं सिर्फ कंटेंट नहीं बता रहा, मैं थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करूंगा आपको कि आखिर आरपीएससी क्या चाहेगी आपसे, एक पेपर सेटर क्या चाहेगा आपसे। तो थोड़ा इस पार्ट को समझ ले हम। बहुत कुछ चीजें जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, कोई मैगजीन पढ़ रहे होंगे, कोई जर्नल पढ़ रहे होंगे, हालांकि आरएस के विद्यार्थी तो जर्नल्स नहीं पढ़ते हैं, तो हम यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। उस पढ़ते समय आपको पता हो तो वो आप कनेक्ट कर ले जाओगे, और उस समय कनेक्ट कर लोगे तो वो जो समय दोगे न्यूज़पेपर को, आर्टिकल्स को, मैगजीन्स को, वो काम आ जाएगा। तो ये जो सिलेबस है, ये टोटल 5 खंडों में बांट सकते हैं इसको। एक ही पार्ट है, लेकिन इसको अगर हम समझे तो 5 खंडों में बांट सकते हैं डायनेमिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स वाले पार्ट को। एक पार्ट जो इसका है वो है कंटेम्प्रेरी शिफ्ट इन इंडियन डेमोक्रेसी। ध्यान से सुनना इसे, कंटेम्प्रेरी शिफ्ट इन इंडियन डेमोक्रेसी। भारत का जो लोकतंत्र है वो वर्तमान में कैसे शिफ्ट हो रहा है, मतलब उस शिफ्ट होने का ट्रेंड क्या है। अब आप देखिए कि, समझिए इसे कि कितना सुनने में भी आपको लग रहा होगा कि क्या चाह रहा है। अच्छा, इसके भीतर 3 चीजें वो शिफ्टिंग को आपसे समझना चाहता है। पहली शिफ्टिंग आरपीसी ये समझना चाहती है कि ये जो पार्टी सिस्टम है
वो पार्टी सिस्टम कैसे शिफ्ट हो रहा है आजादी के बाद। जैसे हम 1950 से लेके 1967 तक कांग्रेस, 1967 से 1989 तक कोलिशन और रीजनल पार्टीज, 1989 से 2014 तक एक अलग तरह की जो गठबंधन जो आए, उनका अलायंस हुआ, और 2014 के बाद जो एक अलग तरह की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और उसके भीतर अलग तरह के क्रिज्मेटिक पॉलिटिक्स और दूसरी तरह की चीजें आई है, वो चीजें। तो एक तो ये पार्टी सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया। दूसरा इसमें पार्ट है असर्टिव रीजनलिज्म, कि क्षेत्रवाद का उभार नए तरीके से कैसे आ रहा है। जैसे नॉर्थ ईस्ट है, जैसे महाराष्ट्र का है, अभी दक्षिण और उत्तर का मुद्दा है। इसी तरह से जो अलग अलग जगह भी, मतलब राज्यों के भीतर भी अलग अलग तरह के रीजनलिज्म उभरे हैं पॉलिटिक्स के, वो क्या है। इसी तरह से एक तीसरा पार्ट, कि ये शिफ्ट में तीसरा पार्ट, कि कोलिशन रीअलाइनमेंट। आप देखिए शब्दों को सिलेबस में बहुत ही, मतलब जिसने भी सिलेबस डिजाइन किया, मैं तो उस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं था, लेकिन जिसने भी ये सिलेबस डिजाइन किया उसमें शब्द बहुत अच्छे वाले डाले हैं। तो कोलिशन रीअलाइनमेंट का मतलब कोलिशन गवर्नमेंट नहीं है, मतलब वो नए तरह का रीअलाइनमेंट कैसे हो रहा है। जैसे इंडिया अलायंस है, अब इलेक्शन से प्री इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन का जो कोलिशन कैसे बदलने लगा है, तो वो जो रीअलाइनमेंट है, तो इतिहास के साथ साथ वो जो रीअलाइनमेंट हो रहा है वो, तो आप देखिए कि बहुत कुछ आप रोज की राजनीतिक घटनाक्रमों में देखो और समझो और उससे कनेक्ट करो, तो आपको मिलेगा। और बहुत गहरी वाली राजनीति की समझ चाहिए इसके लिए जो है ना। तो ये एक सिलेबस का पार्ट, पहला पार्ट है। मैं बाद में बताऊंगा कि इसका मैटर क्या हो सकता है। तो एक पार्ट कंटेम्प्रेरी शिफ्ट इन इंडियन डेमोक्रेसी, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। चैलेंज होगा इसमें, कहाँ से क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे, लेकिन मैंने एक मोटी सी समझ आपको बनाई कि 3 पार्ट पे इसकी होगी। पार्टी सिस्टम, जो रीजनलिज्म का जो नया उभार आ रहा है, और कोलिशन का जो रियलाइनमेंट हो रहा है, वो कैसे शिफ्ट हो रहा है। दूसरा पार्ट, शिफ्ट फ्रॉम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स टू इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स, ऊपर वाले टॉपिक से कनेक्ट हो रहा है। शिफ्ट फ्रॉम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स टू इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स, मतलब जो पहचान की राजनीति जो भारत में रही है, जैसे कास्ट पॉलिटिक्स है, रिलीजन पॉलिटिक्स है, या कोई क्षेत्र की पॉलिटिक्स है, या किसी जनजातीय मुद्दों पे पॉलिटिक्स है, ये भी चल जाती है। ठीक है, तो वो जो है, देखो आप सोचिएगा, कुछ भी सिक्योर नहीं है, सब कुछ सुन रहे होते हैं। ओके, तो वो जो पॉलिटिक्स है शिफ्ट, इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स, जैसे यूथ के इश्यूज है, आपके एनवायरनमेंट के इश्यूज है, विमेन इश्यूज है, जो बहुत सारे नए जैसे अलग अलग फार्मर्स इश्यूज है। तो कैसे वो इश्यूज कौन से हैं जो इन दिनों रहे, और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हमारी क्या रही, जो रजनी कोठारी की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, और उसको देखें। और फिर इसके बाद में तीसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, मतलब इसके बाद जो एक समावेशी राजनीति उभरी है, जिसमें यूथ है, युवा है, ट्रांसजेंडर है, ये जो अलग अलग जो पार्ट है, ट्राइबल्स है, दलित है, सोशल जस्टिस है, ऐसे एक इंक्लूसिव पॉलिटिक्स उभरी है अलग अलग पार्ट पे, उनको पूछना चाहेंगे। अब आप सोचिएगा कि मैं जब बता रहा हूं, तो मैं जब अलग अलग टॉपिक्स पे काम करूंगा, तो मैंने अभी मोटी मोटी ड्राफ्टिंग तैयार की है कि क्या चीज हो सकती है। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले इतनी चीज मुझे जरूर समझ में आई है कि इस पार्ट पे कंप्लीटली मैं ये कह दूं कि बस मैंने जो बता दिया वो ही आएगा, या कोई और की तो मुझे पता नहीं, कोई भी कह सकता। लेकिन मैं खुद इस पार्ट पे, चूंकि मैंने आपको कहा थ्योरेटिकल के साथ साथ बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मैंने मॉड्यूल्स भी बनाए हैं, मेरा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है। तो मैं काम करूं, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि
कितना भी बता दूं तो भी क्या संभव होगा कि कोई क्वेश्चंस 100% कवर हो जाए? तो जवाब नहीं। लेकिन इतनी बात पक्की है कि अगर अलग अलग डायमेंशन पे सोचा जा सकता है, तो फिर आपको अगर नया एरिया भी मिल जाए तो आप उस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट जरूर कर दोगे। ये तो मैं कम से कम विश्वास के साथ कह सकता हूँ। तो ये दो पार्ट। तीसरा पार्ट हम देखते हैं इसमें, वो है वोटिंग बिहेवियर, इलेक्टोरल रिफॉर्म एंड इलेक्शन पैटर्न, जो नया है, और इलेक्शन इश्यूज इन इंडिया। तो तीन पार्ट इस पे है, मतलब वोटिंग। अब वोटिंग बिहेवियर, बहुत सारी अलग अलग पुस्तकें आती है। तो वोटिंग बिहेवियर में दो चीज की अलग अलग जो मॉड्यूल्स है वोटिंग बिहेवियर के, जैसे सोशियोलॉजिकल मॉडल्स है, अलग अलग जाति के आधार पे, जो धर्म के आधार पे वोटिंग बिहेवियर है, लिंग के आधार पे है, या साइकोलॉजिकल मॉडल्स है, या नए तरह के जो कंटेम्प्रेरी जो चॉइस बेस्ड मॉडल्स है, जिसे उसमें इश्यूज महत्वपूर्ण आ जाता है, या सोशल मीडिया कैसे प्रभावित करता है। तो ये सारे और अलग अलग फैक्टर्स कि कौन कौन से फैक्टर्स है नए, वो फैक्टर्स, ये दो तरह से इसके भीतर वोटिंग बिहेवियर पहले भी था, लेकिन पहले छोटा सा पार्ट था, ऐसे नहीं था जो अभी है वैसे। इलेक्टोरल रिफॉर्म, ये बहुत बड़ा पार्ट है। और इलेक्शन, अलग अलग चीज, वीवीपैट है, एसआईआर है, जो नए मुद्दे हैं, जो नई तरह की जो चीजें आ रही है, क्रिमिनलाइजेशन है, कास्टिज्म है, उसके भीतर कई चीजें इसके भीतर आती है। फंडिंग इश्यूज है, बॉन्ड्स के इश्यूज है, डिलिमिटेशंस है, और नहीं इसमें बहुत सारे, इसमें आप देखोगे एडीआर की, सीडीएस की, सीएसडीएस की, है ना, और लॉ कमीशन की बहुत सारी रिपोर्ट्स को लेंगे, बहुत सारे आर्टिकल्स, जैसे अच्छे, विशेषकर अच्छे न्यूज़पेपर के आर्टिकल ही काम देंगे इसमें। इंडियन एक्सप्रेस के हैं, द हिंदू के हैं, अ, हिंदी में देखे थोड़ा जनसत्ता का देख सकते हैं, कुछ कुछ देखे तो राष्ट्रदूत की न्यूज आर्टिकल तो नहीं, लेकिन वो थोड़ी काम की है। राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए अगर मैं थोड़ा सा जो वो पढ़ते हैं, तो फिर दैनिक भास्कर का जो एडिटोरियल पेज है वो काफी मदद करेगा, क्योंकि वो हमेशा कंसर्निंग है। उसमें आजकल न्यूयॉर्क टाइम्स का एक अलग से आर्टिकल आता है, वो मदद करेगा। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म और इलेक्शन इन इंडिया, तो पूरा पूरा एक रिफॉर्म में कौन कौन सी कमेटियों की क्या क्या रिकमेंडेशन रही, थोड़ा बेस पढ़ने के पश्चात ये एक पार्ट काफी चैलेंजिंग होगा। और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जो जिसमें ऊपर वाले सारे ही आ जाते हैं, और वो एक बिल्कुल नया टॉपिक चौथा जोड़ा है, वो है कि कंटेम्प्रेरी इवॉल्विंग पैटर्न इन इंडियन पॉलिटिक्स। आप सोचिए, कंटेम्प्रेरी इवॉल्विंग पैटर्न ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति का नया उभरता हुआ जो पैटर्न है नया, वो क्या है? अब इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे प्रेसिडेंशियलाइजेशन, कि आजकल जो चुनाव जो हमने सिस्टम तो पूरा अपनाया था, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाया था कि पहले सांसद चुनेंगे, विधायक चुनेंगे, फिर सांसद प्रधानमंत्री को चुनेगा। लेकिन अब तो एक व्यक्ति जो है, मतलब एक व्यक्ति सांसदों को चुन के लेके आ जाता है। तो ये जो पैटर्न है, वो कहीं ना कहीं हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे पैटर्न आ रहा है, क्या कारण है, मैं अभी तरीके भी कि कैसे हम पढ़े उस पर भी आऊंगा। और दूसरा, जैसे पर्सनैलिटी बेस्ड पॉलिटिक्स उभरी है, अलग अलग राज्यों के भीतर अलग अलग पॉलिटिक्स उभरी है, उसमें इश्यूज नहीं, पार्टी नहीं, व्यक्तित्व आधारित चीजें, उसके पीछे के कारण और क्या आगे हो सकता है, उन सब में सिविल सोसाइटी का रोल जैसे अलग अलग तरह से बढ़ रहा है। अभी कॉकरोच मूवमेंट चल रहा है, इससे पहले लद्दाख में हमने मूवमेंट देखा, पहले किसान आंदोलन का मूवमेंट देखा, अलग अलग जगह जो सिविल सोसाइटी का रोल है उसको देखे। वेलफेयर पॉलिटिक्स, डिजिटल पॉलिटिक्स, एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स, अलग अलग जो पॉलिटिकल सोशल मूवमेंट्स है, उन मूवमेंट्स को इसमें स्टडी किया जाएगा। मुझे लगता है बहुत चैलेंजिंग होगा। कितने पार्ट लेते हैं, मैंने मोटे तौर पर ड्राफ्ट ही बनाया है अभी तक, तो मैं इस पे और जैसे जैसे जाऊंगा मेरी समझ बढ़ेगी, वैसे मैं आपसे अलग अलग इश्यूज पे, पूरा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा शेयर करूंगा। और
पूरे लेक्चर्स मैं सीबी कैंपस ऐप पे लेता रहूंगा। और इसी तरह से एक पार्ट है वो है इंटरनल सिक्योरिटी। ये पहले भी था, नहीं है, इंटरनल सिक्योरिटी के मुद्दे, अलग अलग जो इश्यूज है, और फिर हम जैसे अलग अलग मुद्दे होते हैं इसमें, टेररिज्म है, साइबर क्राइम है, फेक करेंसी है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग है, आईबी है, रो है, नहीं है, एनआईए है। इसी तरह से जो अलग अलग तरह की जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है वो, लेकिन ये पुराना भी टॉपिक है, इसलिए मैं मानता हूं कि इस पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करें तो भी काम चल जाएगा। तो कुल मिलाकर के डायनेमिक्स ऑफ पॉलिटिक्स की 5 पार्ट है, उसमें मैं अगर इंटरनल सिक्योरिटी को हटा दूं तो 4 पार्ट पूरे वो है जो भारत की राजनीति में वर्तमान में मुख्य मुद्दे हैं, जो नया पैटर्न देखने को मिल रहा है, इंटरलिंक है चारों। और अगर इस पार्ट पे आप कभी भी पढ़े, मतलब पहले तो क्या पढ़े इस पे आ जाऊं मैं, फिर कैसे पढ़े इस पे बाद में आ जाता हूँ। चलो, तो क्या पढ़े इसके लिए अभी तो मेरे पास भी कोई स्पष्ट इसका जवाब उत्तर नहीं है, क्योंकि अलग अलग स्रोतों से मैटर लेना पड़ेगा, और मुख्यतः बहुत सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल और रिसर्च आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स, ये महत्वपूर्ण होगा। लेकिन बेस के तौर पर 12th क्लास की एक एनसीईआरटी की बुक आती है, वो थोड़ा बेस का काम कर सकती है। रामचंद्र गुहा की इंडिया आफ्टर नेहरू और इंडिया आफ्टर गांधी, और स्पेशली इंडिया आफ्टर नेहरू, ये जो पुस्तक है, अभी इतनी मोटी पुस्तक पढ़ ले, लेकिन उससे एक मोटी मोटी समझ और पैटर्न बनने से ज्यादा फायदा नहीं होगा, इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन बता सकता हूँ रजनी कोठारी की जो कास्ट एंड पॉलिटिक्स है वो, लेकिन वो भी एक बेस का काम करेगी, रेफरेंस के तौर पर पूरी पुस्तक पढ़ो वो भी नहीं। एक रजनी कोठारी की मेरे पास अभी नहीं, एक और पुस्तक है भारत में राजनीति के जो बदलते पैटर्न है उसी पे, तो वो भी मदद कर सकती है, उसे मैं देखता हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए उसे पढ़े हुए। और बाकी चीजें इसमें बहुत सारी चीजें खुद को ही अलग अलग पार्ट पे डेवलप करना पड़ेगा, अलग अलग चीजों पे डेवलप करना पड़ेगा। तो ये एक पार्ट है, अलग अलग रिपोर्ट्स देखना। अब इसमें यह है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, कितना सफल होऊंगा मुझे पता नहीं, लेकिन इस पार्ट पे चूंकि अभी पहले मैं लेक्चर डिलीवर करूंगा, फिर मैं लिखूंगा साथ साथ, तो लगभग 20-25 दिन का समय इसमें लगेगा। तो देखते हैं फिर वो कितना फ्रूटफुल होगा, आज मैं उसकी कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। हाँ, कैसे पढ़े ये मुझे थोड़ा जरूर समझ में आया कि इसमें जो है किसी भी पार्ट को जब आप देख रहे हो, क्योंकि न्यूज़पेपर में सिर्फ करंट टॉपिक, उससे संबंधित कोई रिपोर्ट, ये दो चीज, और फिर थोड़ा सा वे फॉरवर्ड मिल सकता है, तो दो चीजें नहीं मिलेगी वहां कोई आर्टिकल्स में। वॉट क्या है, मतलब वो चीज क्या है, वो क्यों हो रही है, उसके पीछे के कारण कैसे, इम्पैक्ट हाउ, मतलब व्हाट, वाई और हाउ, उसका प्रभाव क्या होगा, क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इसमें कुछ पार्ट हमें अलग अलग आर्टिकल्स में मिलेंगे। और फिर चैलेंजेज क्या है, अब ये हो सकता है किसी आर्टिकल में हो, फिर किसी आर्टिकल में नहीं भी हो, तो चैलेंजेज क्या है किसी, और फिर आगे क्या रास्ता हो सकता है, और क्या उसके समाधान के तरीके हो सकते हैं, और आगे उसके फ्यूचर में वो किस तरह किस दिशा में जा सकती है। तो टोटल 5 पार्ट पे आप इसे देखें, मतलब अब उसमें जो हिस्ट्री और क्या है, इसके बिना आप आगे की सारी चीजें बेमानी होगी। हालांकि हो सकता है कि कोई क्वेश्चन में ये नहीं सीधी आगे की पूछे, लेकिन समझ बनाने के लिए पूरी कहानी का पीछे से आना जरूरी है। एक चीज जरूर मैं इसमें है कि ये वाला पार्ट पे आप कोई शॉर्ट नोट्स जैसे पॉइंट, क्योंकि जनरली आप ऐसा ही करते हैं और ऐसा ही करेंगे, मैं कहूंगा तब भी कि आप कोई शॉर्ट, कोई क्लास में पॉइंट वाइज 4-4 पॉइंट लिखवाए हुए को याद करके आप ये एक तरह से इस तरह से इसकी फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, अच्छा मेरा ये पार्ट हो गया है। नहीं, ये एक पार्ट है जिसमें आपको थोड़ा ज्यादा मैटर पढ़ना चाहिए, बहुत डिटेल से पढ़ना चाहिए, भले ही उसके कीवर्ड्स बहुत कम निकाले, लेकिन आपकी समझ बनाने के लिए आपकी बहुत डिटेल से पढ़ना चाहिए। मेरी एक पुस्तक है, वो आपको बहुत मदद इसमें कर सकती है इस पार्ट पे, लेकिन अभी वो उसका नया एडिशन मैंने जारी नहीं किया, और वो बहुत पॉपुलर हुई थी किसी समय पे, और देश के विमर्श,
अभी मेरे इस रूम में भी नहीं है, मैंने कोई प्लान नहीं किया था कि आपको बताऊं, लेकिन आप कभी देखे तो हो सकता है ऑनलाइन मिल जाए, देश के विमर्श, जिसमें देश के अलग अलग मुद्दों पे मैं, जो अलग अलग न्यूज़पेपर में, क्योंकि न्यूज़पेपर में आर्टिकल मैंने कंटिन्यू लिखे हैं और अलग अलग जगह जर्नल्स में भी लिखे हैं, मतलब बहुत, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मैंने न्यूज़पेपर और जर्नल्स में कितने आर्टिकल्स लिख दिए होंगे। उनको मैंने कंपाइल करके एक पुस्तक बनाई थी, देश के विमर्श। वो बहुत मददगार इसमें इसमें कनेक्ट होती है। तो ऐसे ही करते हुए अब देखिए, मैं इसीलिए थोड़ा कह पा रहा हूँ कि शायद मैं इस पार्ट पे काम करने के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति हो सकता हूँ आप लोगों के लिए, कि मैं काम करूंगा तो हो सकता हूँ। और लास्ट में क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो क्वेश्चन जो है उसको अभी प्रिडिक्ट करना बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत ही। लेकिन भारतीय राजनीति में लैंगिक राजनीति का क्या महत्व है, भारतीय राजनीति में जो सोशल मीडिया और डिजिटल और फेक न्यूज और फला फला का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, मुझे पता नहीं, लेकिन क्वेश्चंस जो भी आएंगे वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस रहेंगे। लेकिन आपको एक टॉपिक पे मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सारे डायमेंशन में बता दूं, तो उससे आपकी एक समझ का निर्माण व्यापक हो जाएगा। तो चाहे फिर कैसा भी क्वेश्चन आए, मैं ऐसा विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप औरों से बहुत बेहतर रहेंगे। एक चीज और जोड़ता हूं मैं, ये जो पार्ट होते हैं यही आपको अन्य विद्यार्थी जो एक नॉर्मल तैयारी करते हैं उससे थोड़ा अपर हैंड पे ले जाएंगे। क्योंकि जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करवाया था पिछले सालों के, आपने देखा होगा कि जो बड़ा गैप था वो इनमें ही रहता है। तो ये इस पार्ट पे अगर आप काम थोड़ा अच्छे से कर लेते हो तो मुख्य परीक्षा में आप 5, 7, 10 नंबर का एक डिफरेंस लाने की स्थिति में जरूर रहेंगे। तो ये चीज है। कुछ हम जो कोर्सेज चला रहे हैं, मैं आधा मिनट में बता देता हूँ कि ऑनलाइन कोर्सेज सीबी कैंपस ऐप पे जनरली मेरे से जितना संभव होता है कम संसाधनों में वो मैं लेता रहता हूँ। इसमें पॉलिटी और आईआर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एथिक्स, 3 पार्ट पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि एथिक्स पे मेरा रिसर्च है, ये दो मेरे अ, खूब इंटरेस्ट के, दोनों में ही नेट जेआरएफ यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ। तो एक इंटीग्रेटेड कोर्स है, फिर तीनों का सेपरेट है। अभी मैं आज ही सोच रहा था कि कम से कम वो विद्यार्थी जो केवल डायनेमिक्स और पॉलिटिक्स पे भी अगर तैयारी करना चाहेंगे, वो एक छोटा कोर्स डेवलप कर सकते हैं। तो अभी 3, 4 दिन बाद में ही आप चेक करेंगे सीबी कैंपस ऐप को, तो आप अ, इस पे मिलेगा। अभी तो मैं इस पे कोई ज्यादा काम नहीं किया हूँ, तो फिर आप देख लेना, एक बार चेक कर लेना। इसके अलावा अगर आप में से कोई साथी मुझसे लगता है कि मेरे से बात करके कोई फायदा हो सकता है, तो वैसे तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, उस पर टाइम ले लेना, सबसे बेस्ट तरीका तो यही है। अदरवाइज आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा। मैं 5, 10 मिनट आपको अतिरिक्त कहीं से भी समय निकाल के मैं एक मैसेज कर दूंगा कि इस समय बात कर लें। तो आप मेरे नंबर नोट कर सकते हैं, 9887 898181। हाँ, मैं इसीलिए देता हूँ कि ठीक है, पता नहीं किसी को भी कुछ बेनिफिट इसमें हो जाए, लेकिन अभी काफी सफर कर रहा हूँ। तो लेकिन आप से अपेक्षा भी है, आशा भी है और विश्वास भी है कि अननेसेसरी कॉल्स तो नहीं करेंगे, मैसेज भी नहीं करेंगे। जरूरत हो तो टेक्स्ट मैसेज कीजिए, मैं आपसे बात करूंगा। आप कैसा रहा ये जो मैंने आपको कुछ चीजें बताई, ये भी जरूर बताया करो। कोई जरूरी नहीं क्योंकि आप कुछ भी कमेंट्स करते हो, गलत भी करते हो, नेगेटिव भी करते हो, कुछ चीजें मिलती है, तो जरूर आप बताइएगा। आप ये जरूर मत कहिएगा कि इसको मैं यूट्यूब पे पूरा करवा दूं, नहीं, ये पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, मैं इसका मैटर बनाऊंगा, एक ऐप पे करूंगा, इसके बहुत सारे मुद्दों को मैं डिस्कस करूंगा इस पे। चलिए, आप सबने देखा सुना और नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा, फिर ये जरूर काम कर देना। आप सबको खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। नमस्कार।